तो बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों अब हम करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो आपके एग्जाम में जो उसकी वेटेज है 4 से 6 नंबर की होती है बच्चों। तो आज हम ये चैप्टर फिनिश करते हैं। चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 क्या था बच्चों आपका? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज हम देखेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली वहां पर हमारी इकोनॉमी किस तरीके की थी। सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं हम। चलिए, द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। तो आप ये समझिए, सबसे पहले जो ब्रिटिश इकोनॉमी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करा। इसका मतलब वो यहाँ का फायदा उठाते थे। क्यों उठा रहे थे यहाँ फायदा? क्योंकि अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। अगला पढ़ते हैं, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो थी प्रॉस्पेरस। आपको पता हो बेटे, जो हमारे दादा दादी थे हमें स्टोरी सुनाते थे कि जो हमारा देश था वो था सोने की चिड़िया। तो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। सेकंड, एग्रेरियन इकोनॉमी। इसका मतलब हम, ये थर्ड पॉइंट है बच्चों, ठीक है जी। तो एग्रेरियन इकोनॉमी क्या हो गया बेटा आपका? एग्रेरियन इकोनॉमी हो गया हम पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे और हम खेती का काम ज्यादा करते थे। थर्ड पॉइंट इज, इट इज वेल नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो हाथों से सिलाई बुनाई वाले काम होते हैं, बुनकर, तो हैंडीक्राफ्ट में हमारे वेल नोन थे, जाने जाते थे। तो इसका मतलब इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, प्रॉस्पेरस थी और वेल नोन थी फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी इकोनॉमी को यूज करा एज अ फीडर इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है जी। चलिए जी, द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल आने के बाद क्या हुआ, पहले पूरे के पूरे सिनेरियो को समझते हैं। ब्रिटिशर्स ने जो इकोनॉमी यूज करी उसको यहां पे बोलते थे कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कॉलोनी का मतलब हो गया जहां पे एक कंट्री होती है रूलर और दूसरी कंपनी होती है इसकी कॉलोनी। भारत एक तरीके से गुलाम देश था। रूलर कौन कौन रूल कर रहे थे? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो ये इकोनॉमी हो गई कॉलोनियल इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, जो रूरल इकोनॉमी होती है वो आपके पॉलिटिकल कंट्रोल तो करती है आप पे, साथ में जो आपकी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी हैं, वो भी रेगुलेट करती है और फ्रेम करती है। किसके हिसाब से? अपने हिसाब से। तो पढ़ेंगे, द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट वर्क ऑन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हमने फर्स्ट शीट में भी ये बात करी थी। देयर पॉलिसी ब्रॉट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। पहला देखिए बेटे, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इज द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या लिखा हुआ है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अंग्रेजों ने क्या करा बेटा, उन्होंने करा कि भाई साहब अब आपको जो भी आप खेती करेंगे, यानी जो छोटे छोटे मजदूर होते थे, छोटे छोटे जो एग्रीकल्चर होते थे, उनसे बोला आप अब फॉलो करो एग्रीकल्चर सिस्टम। जो भी जमीन से प्रॉफिट आ रहा है आपको उसका कुछ पार्ट देना पड़ेगा अपने जमींदार को जिसकी जमीन पे आप काम कर रहे हैं। ऑल द प्रॉफिट्स अकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान। तो लगान एक मूवी भी आई थी आमिर खान की। तो लगान का मतलब होता है कि जब जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं जमीन से, उसका कुछ पार्ट, और कई की जगह क्या होता है बेटा, सारा पार्ट किसके पास पहुंच जाएगा? जमींदार के पास। एंड दे डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन। इसका मतलब जमींदारों ने पैसे तो ले लिए प्रॉफिट के एग्रीकल्चर के, लेकिन कुछ काम नहीं करा। सेकंड पॉइंट इज अ कॉमर्शियलाइजेशन। पहले जो हम यूज करते थे एग्रीकल्चर, इंडियंस वो यूज करते थे एज अ फूड क्रॉप। घर पे अनाज होता था और उसको हम यूज करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इसको कर दिया कॉमर्शियलाइज। इसका मतलब लोग फूड क्रॉप नहीं करते थे, अब कैश क्रॉप, जहां से आप उगाई अपने चीजें और कैश मिल जाए। देखते हैं बच्चों, क्रॉप्स वर प्रोड्यूस फॉर द सेल इन मार्केट
rather than consumption, आप कंजम्पशन नहीं कर रहे. Farmers were induced by higher price for producing cash crop so that they could be used as a raw material for the British industries. एक और बात मैं आपको समझाता हूं. ब्रिटिशर्स ने क्या करा बेटा, ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया और उन्होंने बोला कि हम जितना भी रॉ मटेरियल यहाँ पे होगा, जैसे हैंडीक्राफ्ट का रॉ मटेरियल, वो यहां से एक्सपोर्ट करा देते थे बेटे, ठीक है, और वहां से इंग्लैंड से जो बना बनाया माल था वो यहां से इंपोर्ट करते थे. अभी आप आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे. इससे क्या होता था बेटा, जो हमारा सेक्टर था हैंडीक्राफ्ट वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया. चलिए जी अगला देखते हैं बच्चों. लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास फर्टिलाइजर्स थे, जो बीज थे, जो क्या बोलते हैं खाद, जो भी आप यूज करते थे, वो क्या थी बेटे, लो लेवल की थी. आपकी टेक्नोलॉजी पुअर थी. लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन, खुदाई जो की होती है, एंड नेग्लिजेबल फर्टिलाइजर रिजल्टेड इन द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. अगर आप खेती करते हुए फर्टिलाइजर नहीं यूज कर पा रहे, टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, लो लेवल होगा. 4th पॉइंट है बच्चों, स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ जब फ्लड होता था, भूखा, यदि क्या बोलते थे बेटा उसको, टेरेसिंग फ्लड कंट्रोल, तो उस केस में क्या होता था बेटा, आपके पास पैसा ही नहीं होता था इन्वेस्ट करने के लिए. इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग एंड फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज. तो ये 4 प्रॉब्लम्स थे. कौन कौन से बेटे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम ये हो गया, कॉमर्शलाइजेशन कर दिया बेटा अंग्रेजों ने, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज इन द पुअर स्टेज इन द ब्रिटिश रूल. तो ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की. पहले हमने किसकी बात करी बेटा, ये जो हमने बात करी, ये हमने बात करी बच्चों एग्रीकल्चर की, ठीक है जी. तो एग्रीकल्चर की बात करी. अब देखिए बेटा इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल में क्या हुआ बेटा, सबसे, अभी देखो जब मैंने चैप्टर शुरू कराया था आपको, तो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको बताया था कि जब यहां ब्रिटिशर्स आए, हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस थी और वेल नोन थी फॉर हैंडीक्राफ्ट. अंग्रेजों ने वो हैंडीक्राफ्ट वाला काम खत्म कर दिया. क्यों, सारा का सारा रॉ मटेरियल जो आप यूज करते थे हैंडीक्राफ्ट में, वो आपको सब का सब एक्सपोर्ट करा दिया. देखते हैं बच्चों, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली destroyed Indian handicraft industry to satisfy 2 motive. First, पहला देखो बच्चों, रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट. कहां पे भेज दिए बेटा, इन ब्रिटेन. लो जी, जितना भी काम, जितना भी हमें मटेरियल चाहिए था हैंडीक्राफ्ट का, सारा बाहर पहुंच गया. सेकंड, फिनिश गुड्स यहां पे सेल करा. कहां से सेल करा बेटा, और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो रॉ मटेरियल था वो हाई प्राइस, यानी हाई प्राइस सॉरी, वो लो प्राइस में कहां पे ले लिया बेटा, ब्रिटेन पहुंचा दिया. और जितना भी फिनिश गुड्स था वो कहां ले लिया बेटा, हाई प्राइस में इंडिया मंगा लिया. अब बताओ क्या करोगे आप. नेक्स्ट देखते हैं बेटे. नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट. जब ये होना शुरू हो गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही खत्म हो गई आपकी, तो क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट आया बेटा आपका अनएम्प्लॉयमेंट, और सेकंड इंक्रीज इन द इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. ठीक है जी. लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. यहां पे ऐसी इंडस्ट्री ही नहीं थी जो कैपिटल गुड्स बना सके. ड्यूरिंग द ब्रिटिशर रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एंड ब्रिटिश रूलर डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन. रीजन क्या था बेटा, वो चाहते थे कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, इंडिया क्या करे, अगर किसी को काम भी करना है वो इंपोर्ट करे. यानी यहां की इकोनॉमी केवल फीडर इकोनॉमी थी. यहां की इकोनॉमी का काम था सिर्फ यहां का रॉ मटेरियल उठाना सस्ते दाम पे और ब्रिटिश भेजना. जब ब्रिटिशर्स को सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल मिल गया तो उनका फिनिश गुड्स ऑटोमेटिक सस्ता हो गया और वो बाहर की कंट्रीज में हैंडीक्राफ्ट या और काम करने लग गए. ठीक है जी. तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा आपका. 4th पॉइंट था बच्चों, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी.
क्योंकि आप यहां पे केवल जाने जाते थे हैंडीक्राफ्ट के लिए, वही खत्म हो गया, तो बहुत लो कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्री सेक्टर का अपने जीडीपी पे। फिफ्थ पॉइंट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी जो पब्लिक सेक्टर थे वो केवल, ये देखिए बेटा, पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू, ये बात करते थे रेलवेज की, पावर जनरेशन की, कम्युनिकेशन, पोर्ट एंड सम अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स, यानी पूरा का पूरा जो कंट्रोल अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रोल था पब्लिक सेक्टर का। उनको बोला गया आप केवल रेलवेज की बात करें, पावर जनरेशन की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, पोर्ट या सम अदर डिपार्टमेंट की बात करें। ठीक है जी। तो अगर मैं सिंपल इस पॉइंट को निपटाऊं बेटा, आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, सबसे पहला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें क्या था, आपकी एग्रीकल्चर, या जो मैं आपसे बोलूं कि आपका जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन होने लग गई बेटा। सेकंड क्या हुआ बेटा, एडवर्स इफेक्ट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, महंगी चीजें आने लग गई। थर्ड, कैपिटल गुड्स नहीं थे हमारे पास, और जीडीपी में कम कंट्रीब्यूशन था, और लिमिटेड रोल था पब्लिक सेक्टर का। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, अभी तक मैंने आपको बताया कि उससे पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे फॉरेन ट्रेड की। तो अगर देखिए बेटा, ये है मेरा यहाँ का थर्ड पॉइंट कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फॉरेन ट्रेड की हम कैसे बात करेंगे। देखते हैं बच्चों, फॉरेन ट्रेड देखिए बेटा, इंडिया, देखो ये आपने पढ़ा हुआ है भी, देखो एक्सपोर्टर, किस चीज का एक्सपोर्टर बन गया बेटा, इंडिया एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल का। द इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर। इंपोर्टर क्या हो गया बेटा, फिनिश गुड्स, यानी जो फिनिश गुड्स था उनका इंपोर्ट होने लग गया और रॉ मटेरियल को आपने बाहर भेजने लग गया। सेकेंड बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट। इंडिया कहीं पे भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था, रॉ मटेरियल केवल ब्रिटिशर्स को जाता था, ब्रिटेन जाता था, सिर्फ और सिर्फ वही इस प्रोडक्ट को यूज करते थे एंड इंपोर्ट्स। इसका ये भी आप पढ़ेंगे, स्वेज कलान सर्व, इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली ऑपरेट आप कर सकते थे इंडिया टू ब्रिटेन, डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। यानी मैं बोलूं सिंपल कि इंग्लैंड या ब्रिटेन जो था यहां पे लूट के खाने वाला काम करने लग गया। कैसे, वो कहता था भैया मोनोपोली है कि आप सारा का सारा इंपोर्ट या सारा का सारा एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल भैया आप केवल हमें कर सकते हो, कहीं भी नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो आप हमसे करोगे भाई। उसके लिए अलग से एक स्वेज कैनाल बना दिया गया और जिसका काम क्या था, डायरेक्ट शिप बिटवीन इंडिया टू ब्रिटेन। थर्ड पॉइंट, ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि ब्रिटिशर्स ने जो काम करा वो करा एज अ फीडर इकोनॉमी। वो चार्ज तो कर रहे थे इंडियन से, लेकिन इंडिया के लिए यूज नहीं कर रहे थे। किसकी इकोनॉमी डेवलप कर रहे थे, अपने इंग्लैंड की। तो पढ़ेंगे, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस incurred by the office set up by the colonial government। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, in Britain, यानी देखो पैसा हमारा ऑफिस सेटअप इंग्लैंड में। सेकंड, टू मीट द एक्सपेंसेस वार फॉर्ड बाय द ब्रिटेन गवर्नमेंट, पैसा हमारा भैया, हमें अगर युद्ध उद्ध लड़ने तो हम यूज करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम सर्विसेज। सर्विस इनविजिबल क्या होता है बेटा, सर्विसेज इंपोर्ट करने के लिए, यानी अपने ऑफिसर को यहाँ पे क्या करने बेटे, रिप्रेजेंट कराने के लिए यहाँ पे डिप्यूट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब पैसा इंडिया का यूज कौन कर रहे हैं बेटा, यूज कर रहे हैं हमारे ब्रिटिशर्स। तो 3 पॉइंट हो गए बेटा, पहला इंडिया एक्सपोर्टर बन गया और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। सेकेंड भैया उसने मोनोपोली क्रिएट कर ली यहाँ पे और इंडियन वेल्थ को आप ड्रेन करने लग गए। अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला पॉइंट है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब हो गया कि यहां की बर्थ रेट, डेथ रेट, यहां क्या चल रहा था, क्या डेमोग्राफी चल रही थी। देखते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्टेड इन 1981 रिवील्ड अनवेनेस इन द इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ। ईयर 1922 इज द ईयर ऑफ ग्रेट, देखो बेटे, पहला हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। लोग, अब आप देखोगे बेटा पुराने जमाने में, अगर आप फिर हंसोगे आप
कि जो पुराने जमाने में आपके भी मामा होंगे, 3-3 4-4 होते हैं बेटे, कई जगह तो 8-8 होते हैं बेटे, 3 बुआ 4 चाचा 2 ताऊजी होते हैं। क्यों? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। सेकेंड, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, कोई पढ़ाई ही नहीं करता था, सब बंद कर दिया अंग्रेजों ने। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, दवाइयां गोलियां सब बंद। अगला, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं, नवजात शिशु पैदा होते ही वो मरते थे, वो रेट भी बहुत हाई था। लाइफ बहुत कम हो रही थी बेटे आपकी, और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, भज्जर गरीबी। तो अगर आप बोलेंगे इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन, देखो ध्यान सुनो, हाई बर्थ रेट, भाई ज्यादा लोग पैदा हो रहे थे, इलाज नहीं था, पुअर फैसिलिटीज, जिससे क्या हुआ बेटा, हाई डेथ रेट, लिटरेसी बहुत कम थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, भी हमने पढ़ा, मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ बेटा, कि कैसे कैसे आपको यहां पे काम, पहला देखते हैं बच्चों, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया शोड अ लिटिल साइंस ऑफ चेंज। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंड, रीजनल वेरिएशन, यानी लोग बहुत कम ध्यान देने लग गए एग्रीकल्चर पर। सम स्टेट विटनेस अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर विद अ क्यों नहीं कर रहे थे बेटा, अब फूड क्रॉप थी नहीं, कैश क्रॉप थी। जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि आप भाई साहब सारा जो यहाँ पे काम करें वो एक तरीके से बनाए, केवल रॉ मटेरियल जो हम चीप रेट पे कहां पहुंचा दे बेटे, इंग्लैंड। हाउएवर देयर हैड बीन अ इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स, कहां पे हुआ बेटा, उड़ीसा, राजस्थान और अपना पंजाब। तो इसमें क्या हुआ बेटा, यहां पे फोर्स ज्यादा थे एग्रीकल्चर पे, बाकी जगह कम होने लग गया, और जो प्रीडोमिनेंस थी वो भी थोड़ी थोड़ी कम हुई। ठीक है बच्चों, चलिए जी नेक्स्ट आया बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर मैं आपको थोड़ा बोलूं बेटा, एक यही पॉइंट आपको मिलेगा जो अंग्रेजों के आने के बाद अच्छा हुआ। आप देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर खराब हो गया बेटा आपका, इंडस्ट्री खराब हो गई आपकी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जब यहां पे वो लूट खसोट कर रहे थे तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ा। पहले क्या हुई बच्चों, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर, लेकिन क्या हुआ बेटा, रोड्स, द ब्रिटिश रूल कुड नॉट अकम्प्लिश मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। द रोड दैट वर बिल्ट प्राइमरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल। यानी देखो, उन्होंने जो काम करा इंफ्रास्ट्रक्चर पे वही करा जहां उनको जरूरत थी रॉ मटेरियल शिफ्ट करने की या अपनी आर्मी को पहुंचाने की। सेकेंड पॉइंट, रेलवे, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। रेलवे किसने दिया बेटा, रेलवे दिया आपको ब्रिटिशर्स ने। द रेलवे इनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस एंड एनहांस द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये भी क्या करा गया बेटा, डेवलप करा गया, सेटिस्फैक्टरी था। और अभी आपने पढ़ा था पीछे स्वेज कनाल, वो भी हेड का पार्ट होगी। अगला, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को और अच्छा करा गया। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्व फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, द पोस्टल सर्विस रिमेन इनएडिक्वेट। यानी अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो रोड्स ठीक करे गए, ज्यादा लेवल पे नहीं, जहां पे आर्मी पहुंचाने थे वहां, और जहां पे रॉ मटेरियल शिफ्ट करना था वहां। रेलवेज कंट्रीब्यूशन माना गया। एयर एंड वाटर, स्वेज कैनाल की बात करी बेटा हमने, और कम्युनिकेशन को ठीक करा गया, टेलीफोन की बात करी हमने। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटे, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 2 बार आने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन उठ के आ गया है। पहला, ये ऑलरेडी आपने डिस्कस कर लिया, कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल का मतलब क्या हो गया, जहां पे जो एक कंट्री है इंग्लैंड वो रूलर हो गई, दूसरी इसकी कॉलोनी हो गई। इसके सारे पॉलिटिकल डिसीजन, सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा बेटा, सबके सब दूसरी कंट्री लेगी, रूलर, हमारे केस में इंग्लैंड। तो कॉलोनियल इकोनॉमी थी। सेकंड बेटा,
सेमी फ्यूडियल इकोनॉमी। तो टू एस्पेक्ट क्या था बेटा, फ्यूडियल सिस्टम एंड कैपिटलिस्टिक सिस्टम। यानी यहां पे क्या करा गया, जो पहले आपका क्या था बेटा फ्यूडियल सिस्टम था, वो लाया गया आपके पास कि आप अपने गुड्स को कॉमर्शलाइज कर सकेंगे, और कैपिटलिस्टिक सिस्टम, पैसा आप इंक्रीज कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी आपकी इंक्रीज तो कर रही है लेकिन वेरी लो रेट। पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी एज कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वाज लेस देन 2%। तो पहला कॉलोनियल इकोनॉमी थी, सेमी फ्यूडियल इकोनॉमी थी आपकी, अगला स्टेगनेंट इकोनॉमी। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है बेटा पिछड़ी इकोनॉमी। अगर आप देखो जब अंग्रेज आए थे तो हमारी इकोनॉमी थी प्रॉस्पेरस, अब छोड़ के जा रहे हैं तो कौन सी इकोनॉमी है बेटा, बैकवर्ड। द इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड ड्यू टू मेनी रीजंस। क्या था बेटा, प्रोडक्टिविटी कम हो गई आपकी, ट्रेडिशनल मेथड। यानी सिंपल बताओ बेटा, जिस देश का एग्रीकल्चर काम नहीं कर पा रहा है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं कर पा रहा, तो वो क्या होगा बेटा, कमी होगा, बैकवर्ड इकोनॉमी में आ गया। अगला डिप्लीटेड इकोनॉमी। डिप्लीटेड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया बेटा, चीजें हमारी कम होती गई क्योंकि हमारे पास रिप्लेसमेंट ही नहीं था। इट रेफर्स टू अ इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट, क्या लिखा हुआ है, वेयर नो अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स depreciated due to excessive use. Last beta, amputated economy. The Britishers' policy of divide and rule always promoted discrimination between the various group on the basis of religion, caste, language. हम बेटा लड़ते रहे हिंदू मुसलमान, समझ लो बेटा, कास्ट में लड़ाई कर रहे हैं बेटा, ठाक। तो ये क्या कर रहे थे, कौन सी इकोनॉमी थी, एम्प्यूटेटेड। यानी जब गवर्नमेंट यहां से गई तो आपकी इकोनॉमी ब्रिटिश के टाइम पे क्या होगी बेटा, सबसे पहले कॉलोनियल बटी हुई थी आपकी, सेमी फ्यूडियल थी, अगला स्टैग्नेंट थी, कम रेट पे आ रही थी, बैकवर्ड थी, पीछे की तरफ जा रही थी, डिप्लीटेड, कोई अरेंजमेंट नहीं था फिजिकल एसेट्स का, और लास्ट एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, आपस में लड़ाई कर रहे बेटे, है ना। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चंस हैं बेटा आपको, एक बार रिवीजन करें इसका, और हम एमसीक्यूज की एक सीरीज लेके आएंगे जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन आपको आसान होंगे। थैंक यू बेटा।